दिल्ली का बुराड़ी कांड दुनिया भर की सुर्खियां बटोर चुका है। रहस्य और रोमांच के साथ साथ अंधविश्वास का लबादा ओढ़े ये कहानी क्राइम का वो किस्सा है जो एक बार सुनता है सुन पड़ जाता है और अपने ही सवालों में उलझ जाता है कि आखिर ये आज के ज़माने में और वो भी देश की राजधानी दिल्ली जैसे तरक्की पसंद शहर में एक पढ़ा लिखा परिवार भी ऐसी दकियानूसी सोच का शिकार हो सकता है। लेकिन मिस्ट्रोपीडिया में जो किस्सा आज लेकर आए हैं उसके सामने शायद बुराड़ी कांड भी बौना नजर आए। ये कहानी 7 समुंदर पार यूरोप के देश स्पेन की है। जब पहली बार मुझे इस घटना के बारे में पता चला तो कई घंटों तक मैं आश्चर्य में था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पूरी कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इस किस्से की शुरुआत होती है करीब 52 साल पहले, दिसंबर 1970 का महीना। स्पेन के सांता क्रूज इलाके में एक मशहूर डॉक्टर वॉल्टर ट्रैंकलर ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसकी नौकरानी सबाइन रसोई के कामों में व्यस्त थी, लिहाजा बिना किसी झिझक के डॉक्टर ट्रैंकलर ने दरवाजा खोला। सामने 2 आदमी खड़े थे जिन्होंने अपना परिचय हेराल्ड अलेक्जेंडर और फ्रैंक के रूप में करवाया। ये दोनों ट्रैंकलर की नौकरानी सबाइन के पिता और भाई थे। डॉक्टर 15 साल की सबाइन को रसोई से ले आए और परिवार को सामने के दरवाजे के पास निजी बातचीत करने की अनुमति दे दी। मिस्टर ट्रैंकलर उनकी बातचीत को सुनना नहीं चाहते थे, मगर दोनों आदमियों की हालत ने उन्हें चौंका दिया था। वे दोनों कीचड़ में लिपटे हुए थे। दोनों की इस हालत ने डॉक्टर को हैरानी में डाल दिया। तब डॉक्टर को उनकी बातचीत पर ध्यान देने को मजबूर कर दिया और जब डॉक्टर ने उन लोगों की बातचीत सुनी तो सिर से पांव तक सिहरन दौड़ गई। ऐसा लगा डॉक्टर को काट मार गया और वो वहीं जमकर खड़े रहे। डॉक्टर सोच ही रहा था कि शायद सबाइन तेजी से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि सबाइन ने अपने पिता का हाथ थाम लिया और प्यार से उसके गाल को चूम लिया। डॉक्टर के लिए ये इसलिए भी हैरान कर रहा था क्योंकि उनकी नौकरानी ने एक भयानक काम को अपनी रजामंदी दे दी थी। उसने कहा कि मुझे यकीन है कि आपने वह किया है जो आपको लगता है कि जरूरी है। इसके बाद पूरा परिवार एक दूसरे को गले लगाने लगा। डॉक्टर ने महसूस किया कि वह उन लोगों के एक खतरनाक ग्रुप के साथ था जो सही और गलत की समझ खो चुका है। वह दौड़कर अपने कमरे में गया, अंदर घुसा, दरवाजे को मजबूती से बंद कर लिया और पुलिस को फोन कर दिया। जब तक पुलिस उसके घर नहीं पहुंच गई, डॉक्टर अपने कमरे में ही बंद रहा, लेकिन पुलिस के आने तक उसका हर मिनट भारी लग रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके घर में घुस आए लोग भाग जाएंगे या फिर उसको पकड़ने आएंगे। पुलिस कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गई। डॉक्टर की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि अलेक्जेंडर का परिवार अभी भी वहीं था और पुलिस के आने के बावजूद लापरवाही से आपस में बातचीत कर रहा था। डॉक्टर ने देखा कि हेराल्ड के हाथों से कीचड़ टपक रहा था। इसी बीच पुलिस अधिकारी डॉक्टर के घर पहुंचे तो वहां मौजूद अलेक्जेंडर के परिवार के बारे में ये पता चला कि उन लोगों ने कुछ लोगों की हत्या कर दी है। पुलिस की भी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि उनके हाव भाव से कतई पता नहीं चल रहा था कि उन लोगों ने कुछ ऐसा किया है। पुलिस को अपने सुनने पर यकीन ही नहीं हुआ। तब हेराल्ड से पूछा, यहाँ क्या चल रहा है? हेराल्ड ने बिना किसी हिचक के वो घटना पुलिस वालों के सामने दोहरा दी जो उसने अपनी बेटी को सुनाई थी और जिसे सुनकर ही डॉक्टर ने पुलिस को बुला लिया था। उन लोगों ने बेझिझक होकर उस अपार्टमेंट का पता भी बता दिया जहां वारदात हुई थी। पुलिस अधिकारी बुरी तरह से हैरान थी। उसे अब भी लग रहा था कि ये कोई शरारत तो नहीं। तब पुलिस ने बताई गई बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए कुछ अधिकारियों को उस जगह भेजा जहां जुर्म करने की बात हेराल्ड ने बताई थी। पुलिस जब उस जगह पर पहुंची तो उसके सामने एक भयानक मंजर था, ऐसा जैसा उसने अभी तक न तो कभी देखा और न ही सुना। वहां 300 बेहद बुरी तरह छत विछत अपार्टमेंट में पड़े थे, 100 बेडरूम में और 2 लिविंग रूम में। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां खून की होली खेली गई हो। लेकिन पुलिस की आंखें उस वक्त फटी की फटी रह गईं जब उनकी नज़र कमरे की दीवारों पर पड़ी। वहां मरने वालों के स्तन, दिल और गुप्तांग को शरीर से जुदा करके दीवार पर कीलों से ठोक दिया गया था। पुलिस के अधिकारी सोच में पड़ गए कि ऐसी कौन सी बात हो गई जिससे कोई इंसान शैतान बन जाए और पागलपन की उस हद में पहुंचने के बाद ऐसी वहसी हरकत को अंजाम दे दे जिसे देखकर शायद शैतान भी शर्मा जाए।
अब पुलिस इस पूरे किस्से के बैकग्राउंड में पहुंचने की कोशिश में लग गई ताकि पूरा सच समझ में आ जाए। असल में सन 1800 में एक मजहब बना था लोरबर समाज, जिसकी शुरुआत ड्रेसेडॉन जर्मनी से हुई थी। हेरोल्ड अलेक्जेंडर ने इस पंथ का नेतृत्व संभाल रखा था। असल में लोरबर पंथ करीब 100 लोगों का एक छोटा सा समूह था और इस ग्रुप की विचारधारा और मान्यताएं एक सिद्धांत के इर्द गिर्द केंद्रित थी। इस ग्रुप की यही सोच थी कि लोरबर साम्राज्य के बाहर सब कुछ शुद्ध बुराई थी और जिसका मालिक शैतान है। ग्रुप की कमान संभालने के बाद हेराल्ड से ही उन्हें एक औलाद होगी जो कोई और नहीं बल्कि भगवान का मसीहा होगा और उसका नाम फ्रैंक रखा जाएगा। हेराल्ड के अनुयायियों ने अपने नेता के इस नए फरमान को बाकायदा मान भी लिया। फ्रैंक बॉय एक भगवान की तरह था, वो भगवान की ही तरह पूजनीय था और उसके पालन पोषण की यही शर्त रखी गई थी कि उसकी मूर्खतापूर्ण मांगों को भी बिना किसी सवाल के पूरा किया जाए। उस पर कोई बंधन नहीं था। आलम यह था कि उसकी कही बातों को ईश्वर का वचन मानकर अनुयायी कतार बांधकर खड़े रहते थे। फ्रैंक जब बड़ा हुआ तो उसे इंसानी जरूरत महसूस हुई। तब उसे पता चला कि अगर उसने अपने ग्रुप से बाहर जाकर कहीं भी कोई संबंध कायम किए तो वो गलत हो जाएगा और उसे ईश निंदा जैसा संगीन अपराध माना जाएगा। तब फ्रैंक ने अपने अनुयायियों को अनाचार करने को कहा। अपनी माँ और अपनी ही बहन के साथ संबंध बनाने के लिए उसने सभी को प्रेरित किया। फ्रैंक को ईश्वर की आवाज़ समझने वाले अनुयायियों ने उसकी बातों को बिना किसी हिचकिचाहट के मान भी लिया। 1960 के दशक के आखिर में ये हेरोल्ड के परिवार और इसके अजीब रिवाज के बारे में बात फैलनी शुरू हो गई थी। हेरोल्ड अलेक्जेंडर परिवार को अब समझ में आने लगा था कि वो कभी भी कानून के झमेले में फंस सकते हैं। इसलिए हेरोल्ड परिवार ने अपना बोरिया बिस्तरा समेटा और स्पेन में कैनरी आइलैंड में चले गए। हालांकि जगह जरूर बदली लेकिन सोच और आदतें पहले जैसी ही रही। इधर फ्रैंक का पागलपन बढ़ता ही जा रहा था और अब वो पूरी तरह से बेलगाम हो चुका था। स्पेन जाने के 10 महीने बाद 22 दिसंबर 1970 को फ्रैंक ने घोषणा की कि अब हत्या का समय आ गया है। मान्यता ये बताई गई कि हत्या का समय महिलाओं के स्वर्ग में प्रवेश सुनिश्चित करने का एक साधन है। उनका मानना था कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से दुष्ट होती हैं और इस हत्या प्रक्रिया के बिना उन्हें स्वर्ग में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। तब हेरोल्ड परिवार की महिलाओं से ये कहा गया कि वे किसी भी दिन हत्या के घंटे का इंतजार करें, जैसा कि फ्रैंक ने उचित समझा हो, और जब फ्रैंक सही वक्त बताए तो महिलाओं को हमले के लिए खुद को हाजिर करना होगा। एक रोज फ्रैंक ने अपनी मां को ही हत्या के लिए चुन लिया, क्योंकि उसे इस बात पर यकीन हो गया था कि उसकी बिगड़ी शक्ल और सूरत की जिम्मेदार और कसूरवार उसकी मां है, लिहाजा उसके लिए अब मरने की घड़ी आ गई है। सबसे हैरानी तो इस बात की थी कि इस ग्रुप के अनुयायी किसी भी सूरत में अपने मारने के फैसले पर सवाल ही नहीं उठाते थे। इसलिए जब फ्रैंक अपनी मां के सिर को लकड़ी की बेट से मारा तो वह ऐसी मुद्रा बनाकर बैठ गई कि फ्रैंक के लिए उसे मारना मुश्किल नहीं हुआ। फ्रैंक ने अपनी मां को पीटना जारी रखा, जो उल्टा लेटी हुई थी, और इस बीच हेराल्ड ने अपना हारमोनियम बजाना शुरू कर दिया। कोई चीख पुकार नहीं हुई। फ्रैंक की 2 बहनें पेट्रा और मरीना भी वहां पहुंच गईं, लेकिन मां के कत्लेआम को देखकर भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। हेराल्ड ने उन्हें बताया कि हत्या की घड़ी आ गई है। लड़कियों को नियम पता था, वे वहीं खड़ी रहीं और बड़ी ही तसल्ली से अपनी बारी का इंतजार करती रहीं। मां को मारने के बाद फ्रैंक ने अपनी दोनों बहनों को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में दोनों खून से लथपथ फर्श पर सपाट पड़े थे। ये बात उस वक्त खुली जब पड़ोसियों में से एक ने बाद में बताया कि उन्होंने हेरोल्ड के अपार्टमेंट से कुछ दबी हुई कराहें सुनी, लेकिन हेरोल्ड तेज आवाज में संगीत बजा रहा था, लिहाजा उसमें वो धीमी कराहें दब गई। जैसे ही फ्रैंक ने तीनों की हत्या का काम पूरा किया, तब दोनों ने मिलकर लाशों से मृतकों के अशुद्ध अंगों को काटना चालू कर दिया। फ्रैंक एक पेशेवर हत्यारा नहीं था, बल्कि एक सनकी हत्यारा था। उसने तीनों के अंगों को काटने के बाद उन्हें कील के सहारे दीवार पर लटका दिया। हेरोल्ड और फ्रैंक ने अनुष्ठान पूरा करने के बाद चारों ओर दौड़ना शुरू किया और जोर जोर से संगीत गाने शुरू कर दिए।
दोनों खुशी से झूम रहे थे। इस बीभत्स अनुष्ठान के अगले दिन हेराल्ड और फ्रैंक डॉक्टर वॉल्टर ट्रैंकलर के घर पहुंचे, जहां उन्हें सबाइन के साथ ऐसा ही करना था। लेकिन इसी बीच उनकी आपसी बातचीत को डॉक्टर ने सुनकर पुलिस बुला लिया था। मगर पुलिस ने न तो फ्रैंक और न ही हेराल्ड को अदालत के कटघरे में खड़े होने लायक समझा, क्योंकि दोनों को मानसिक तौर पर कमजोर पाकर दोनों को पागलखाने भेज दिया गया। इसी बीच सबाइन ने भी उनके साथ जाने की गुहार लगाई, लेकिन उसे एक कॉन्वेंट में भेज दिया गया। उसके बाद उसकी किसी ने नहीं सुनी। फ्रैंक और हेराल्ड अलेक्जेंडर कई सालों तक पागलखाने में रहे, लेकिन 1991 में मनोरोग अस्पताल में भर्ती होने के 20 साल बाद दोनों बाप बेटे अस्पताल से भागने में सफल रहे और उसके बाद से अब तक उनका कोई पता नहीं चला। तो ये थी दुनिया की एक ऐसी विभत्स घटना जिसे सुनने के बाद हर एक व्यक्ति की रूह कांप जाए और वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि एक व्यक्ति आडंबरों में फंसकर खुद का कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।